हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे, फाइन होंगे और मन लगा करके पढ़ाई में लगे होंगे। बच्चा पार्टी आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को डिटेल में 9.1 सिखा दिया है। इस वीडियो में हम लोग 9.2 सीखेंगे और इसके बाद वाली वीडियोस में 9.3 पढ़ेंगे। तो सारे वीडियोस का लिंक तुम लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी और ऊपर आई बटन में भी। और वीडियो के लास्ट में विंडो ओपन होंगे, वहाँ पर भी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो मिल जाएंगे। तो खोजने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू बस मन लगा करके पढ़ाई करो। देखो जो 9.2 है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इससे जो क्वेश्चन है कई बार बोर्ड एग्जाम में, सॉरी बोर्ड बोले तो तुम्हारे 9th का जो फाइनल एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या क्या क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है, चलो मैं तुम्हें डिटेल में सिखाता हूँ। और अगर तुमने सर्कल के थ्योरम्स वगैरह नहीं पढ़े ना तो पहले वो पढ़ लो अच्छे से, क्योंकि थ्योरम पढ़े रहोगे तभी तुम्हें क्वेश्चंस को समझने में आसानी होगी। तो जो पहला क्वेश्चन है 9.2 का बच्चों, इसमें कहा जा रहा है कि दो सर्कल हैं जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ठीक है, दो अलग अलग सर्कल है, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट एट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दोनों सर्कल क्या हो रहे हैं, दोनों सर्कल एक दूसरे को आपस में कट कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर अगल बगल में सर्कल नहीं है, दोनों सर्कल इस तरीके से हैं कि एक दूसरे को 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं। भी मैं डायग्राम बना करके समझाऊंगा कैसे कट कर रहे हैं। और उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस भी हमें 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमसे बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो अभी तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा कि आखिर क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछा क्या जा रहा है, जब तक तुम डायग्राम को नहीं देख लोगे। तो चलो मैं तुम्हें डिटेल में समझाता हूँ डायग्राम के थ्रू कि आखिर हमसे क्वेश्चन में दिया क्या गया है और ये जो कॉमन कॉर्ड है ये बन कहाँ पर रहा है जिसके बारे में पूछा गया हमसे। तो देखो भाई, एकदम ध्यान से समझना, चीज़ों को गड़बड़ मत करना। तो सबसे पहले हमने दो सर्कल बनाया है और दोनों सर्कल को इस तरीके से बनाया है ना कि ये दो पॉइंट पर, यहाँ पर एक पॉइंट तुम्हें दिख रहा है और एक पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है, और ये दोनों सर्कल इन दोनों पॉइंट पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी पॉइंट को बोला जाता है कि ये दोनों आपस में जो इंटरसेक्ट हो रहे थे ना दो पॉइंट पे, क्वेश्चन में जहाँ पर बोला था यही वो दो पॉइंट हैं। तो अब क्या बोला गया उसके बाद कि सर्कल के दो सेंटर हैं और सेंटर के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है और साथ ही साथ सर्कल का रेडियस भी दिया हुआ है। तो इसको हम ध्यान से समझना कि हम डायग्राम को कैसे बनाने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर मान लो कि ये जो हमारा सर्कल पहला वाला बड़ा वाला जो सर्कल है, इसका हमारा जो सेंटर है उसको हम लोग सी नाम दे देते हैं एग्जाम्पल के लिए। इसके सेंटर का नाम मैं डी रख देता हूँ। ठीक है, और ये जो दो पॉइंट हमारे जहाँ पर ये कट हुए थे, एक का नाम ए रख देते हैं, दूसरे वाले पॉइंट का नाम बी रख देते हैं। अब हमसे पहला चीज़ जो बोला गया था कि सर्कल का जो सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, जैसे कि अगर मैं इन दोनों सर्कल को अगर से मिला दूं तो ये वाली जो तुम्हें लाइन सी डी दिख रही है ना, ये हमें 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमें गिवन क्या क्या है, क्वेश्चन में ही तुम लोग डायरेक्ट लिखते जाओगे कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है सी डी का लेंथ 4 सेंटीमीटर, यानी कि इस वाले सेंटर से इस वाले सेंटर के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। दूसरा चीज़ हमें ये वाला सर्कल मान लो बड़ा है, ये थोड़ा सा हमने छोटा बनाया था लेकिन दिख रहा है लगभग बराबर बराबर, कोई बात नहीं। तो हमारे पास ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसका हमसे कहा गया है रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस तो देखो भाई, हम सर्कल के सेंटर से कहीं पर भी बना सकते हैं, इधर बना सकते हैं, इधर बना सकते हैं, इधर बना सकते हैं। लेकिन सर्कल वाले चैप्टर में ध्यान रखना कि अगर किसी पॉइंट के बारे में बोला गया है ना उस सर्कल के अंदर, तो तुम जब रेडियस बनाओ तो उसी पॉइंट से मिला करके सेंटर को बनाना रेडियस, उससे बहुत फायदा होगा, उसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर तुम यहाँ पर सर्कल का सेंटर इधर ले जाओ, इधर रेडियस बना दो, इधर रेडियस बना दो, हर जगह बन सकता है लेकिन फिर आंसर तुम नहीं निकाल पाओगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे जो हमसे पूछा गया है। तो हम लोग पहले तो इसका रेडियस बनाते हैं। ये जो हमारा ए से लेकर के सी तक जो रेडियस बना, एक ये रेडियस बन गया, ये हम लोग मान लेते हैं कि यही वाला 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं कि जो ए सी है हमारा रेडियस वो 5 सेंटीमीटर है, और जो ए डी वाला रेडियस है, इधर भी रेडियस बन रहा है, तो जो ए डी वाला रेडियस है ये हम लोगों को 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये वाला रेडियस। ठीक है, तो ए डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये हमसे क्वेश्चन में ये चीज़ें कही हुई थी, बस नाम नहीं लिखा हुआ था, हमने अपने अकॉर्डिंग इसका नाम रख लिया है। तुम लोग एग्जाम में सेम टू सेम मेरे तरीके से नाम मत लिखना, अपने मर्जी से लिख लेना। अब इसके अंदर एक ट्विस्ट हो रहा है। क्या ट्विस्ट हो रहा है कि हमारे पास इन दोनों सर्कल में कॉमन कॉर्ड है। कॉर्ड के बारे में मैंने पिछले एक्सरसाइज में आपको क्या बताया था कि सर्कल में किसी भी दो पॉइंट को जब हम मिलाते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ से लेकर के मैं यहाँ तक एक लाइन बना दूँ, या अगर मैं एक डायमीटर बना दूँ, तो वो सभी कॉर्ड होते हैं। तो वैसे ही एक ऐसा कॉर्ड इन दोनों सर्कल में बन रहा है जो दोनों में काम आएगा, यानी दोनों में कॉमन कॉर्ड कहलाएगा। तो वो कॉर्ड कौन सा है, ये ए वाला पॉइंट और बी वाले पॉइंट को मिला दो। अगर तुमने ए और बी को मिला दिया, मैं इसी पेन से बना दूँ, हाँ इसी पेन से बना देता हूँ। ये यहाँ पर मैं अगर ए से बी को अगर मैं मिलाता हूँ बच्चों ना, तो देखो एक लाइन बनेगी। तुम इधर वाले सर्कल में देखोगे तो ये लाइन जो है इधर वाले सर्कल में भी आ रही है, और ये जो मैंने लाइन ए बी बनाया है ये इधर वाले सर्कल में भी आ रही है। तुम देखो ना, ए और बी जो पॉइंट हैं वो दोनों सर्कल के लिए हैं, तो इसीलिए ये जो कॉर्ड होगा वो दोनों सर्कल के लिए कॉमन कॉर्ड कहलाएगा। और हमसे कहा गया है हमें इसका ही लेंथ निकालना है।
हमसे क्या कहा गया है, हमें इसका ही लेंथ निकालना है। तो कैसे लेंथ निकलेगा वो समझो। क्या होता है ना बच्चों कि जब हम लोग सर्कल के सेंटर से एक सीधी लाइन बनाते हैं किसी भी कॉर्ड के ऊपर, तुम इधर वाले डायग्राम को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये वाले को ध्यान ही मत दो, इधर वाले को, बस तुम इधर वाले सर्कल को देखो, जो मैं बता रहा हूँ वो समझ लो। एक सर्कल का थ्योरम होता है। थ्योरम ये कहता है कि अगर आपने कॉर्ड बनाया और सर्कल के सेंटर से एक सीधी लाइन बनाई जो कि एकदम परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री कट करता हुआ जा रहा हो उस कॉर्ड को, तो वो कॉर्ड को ना बाइसेक्ट कर देता है, दो बराबर बराबर पार्ट में बांट देता है। ये कॉन्सेप्ट है। समझ में आया मेरी बात? क्या बोला मैंने कि जब हम लोग सर्कल के सेंटर से एक सीधी लाइन बनाते हैं 90 डिग्री का कॉर्ड के ऊपर, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। तो जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है, इस वाले पॉइंट का मान लो मैं नाम रख देता हूँ, क्या रख दूँ, ओ रख देता हूँ नाम, जहाँ पर कट होता है उसको हम लोग जनरली ओ कहते हैं, है ना। बाकी तुम कुछ दूसरा भी रख सकते हो, जरूरी नहीं कि जो मैं नाम रख रहा हूँ वही तुम भी रखो। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट ओ मैंने लिखा है ना, ये क्या हो रहा है पता है, ए से लेकर के ओ तक और बी से लेकर के ओ तक का जो दूरी होगा वो इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये जो सी डी हमारा जो था ना, इनके बीच का जो डिस्टेंस हमने बनाया था दो सेंटर के, और ये जो कॉर्ड है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। और हम लोग का सेंटर से अगर परपेंडिकुलर लाइन बना है कॉर्ड के ऊपर, तो वो इधर से भी बाइसेक्ट करेगा बच्चे को, इधर से भी बाइसेक्ट करेगा। ये होती है खासियत। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इस चीज़ को हम लोग लिखना भी पड़ेगा कि वी नो दैट, हम लोगों को पता है। हाँ, इसको कुछ मैं शॉर्टकट में सोच रहा हूँ कैसे लिखवा दूँ तुम लोगों को, पूरा मैं थ्योरम नहीं चाहता हूँ, नहीं तो तुम लोग एग्जाम में थ्योरम लिखने बैठोगे बहुत टाइम लग जाएगा। वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अभी लिखिए दूँ क्या? चलो पहला क्वेश्चन ही लिख ही देता हूँ बच्चों, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। वही वाला जो हमारा थ्योरम है ना, वही थ्योरम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर बनता है तो वो बाइसेक्ट कर देता है, बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, ये छोटा सा एक थ्योरम है, तुम लोग इसके बारे में पढ़े होगे जरूर, इस एक्सरसाइज में ही दिया हुआ है ये थ्योरम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए से ओ तक और बी से ओ तक इक्वल हो जाएगा, तो इसलिए हमारा जो ए ओ होगा वो इक्वल हो जाएगा बी ओ के। ये चीज़ का ध्यान रखने का। हमें लास्ट में निकालना क्या है, हमें लास्ट में ए बी फाइंड करना है ना, हमें इस कॉर्ड का लेंथ फाइंड करना है। तो अगर हमने ए ओ फाइंड कर लिया तो हमारा बी ओ फाइंड हो जाएगा, और जो ए बी है ये इन दोनों को मिला करके आ जाएगा। तो बस हम लोगों का ए बी निकल करके आ जाएगा अगर हमने ए ओ निकाल लिया तो। अब ए ओ कैसे निकाले? अब ए ओ का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है वो समझ लो जल्दी से। तो उसके लिए हम लोग ने क्या देखा कि यहाँ पर एक राइट एंगल बन रहा है, जब परपेंडिकुलर भी है तो राइट एंगल बन रहा है, तो जब राइट एंगल बन रहा है तो राइट ट्रायंगल भी बन रहा है। तो हम इस राइट वाले ट्रायंगल का यूज़ करेंगे और इधर वाले भी राइट ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर राइट ट्रायंगल का यूज़ करने के लिए हमारे पास एक वाला जो हाइपोटेन्यूज है वो तो दिया हुआ है। क्या हमें ये सी से ओ तक का डिस्टेंस दिया है? नहीं दिया है सी से ओ तक का डिस्टेंस। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो सी से ओ तक का डिस्टेंस है वो एक्स है, क्योंकि हमें जो डिस्टेंस दिया है वो पूरा कंप्लीट सी डी का दिया हुआ है। तो हम लोग सी से ओ तक का अगर डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, मान लेते हैं कि लेट जो हमारा सी ओ है वो एक्स है। ठीक है, और उसी तरीके से अगर सी ओ को हमने एक्स मान लिया तो जो डी ओ होगा वो कितना हो जाएगा, उसको भी यहीं पर लिख लेते हैं, बाद में दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। इसको वाई नहीं लिखना है, ध्यान से समझो। सी डी का टोटल लेंथ 4 दिया हुआ है, हमने सी ओ को क्या किया यहाँ पर x मान लिया, तो जो ओ डी होगा या डी ओ होगा वो हमारा 4 - x हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो भी समझ लो बच्चों वाला तरीके से। हमारा कंप्लीट 4 अगर दिया हुआ बेटा और इसका लेंथ अगर हमें पता चल जाए, मान लो कि ये कंप्लीट हमारा 10 का है और ये यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो इधर वाला कितना होगा, तो हम लोग 10 में से 2 को माइनस करते हैं तब इधर वाला 8 निकल करके आता है। तो बस उसी तरीके से इसको हमने x माना है और कंप्लीट अगर 4 है तो 4 में से इस x को माइनस करेंगे तो ये वाला OD निकल करके आएगा। तो यहाँ पर तुम लिखो कि जैसे CO x है वैसे DO जो होगा वो हमारा 4 - x हो जाएगा। और इसी का हम लोग मेन यूज़ करने वाले हैं और पूरे क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से मेन काम शुरू हो रहा है। तुम लोगों को जो बेसिक चीज़ों की जरूरत थी वो मैंने यहाँ पर समझा दिया। अब यहाँ पर तुम लोग ध्यान से समझते जाना। अब हम लोग ट्रायंगल्स का यूज़ करेंगे। तो अगर मैं इधर लेफ्ट वाले ट्रायंगल को देखूँ, यानी कि इन ट्रायंगल AOC अगर मैं देखूँ, ये जो AOC हमारा है ये एक राइट ट्रायंगल है। तो राइट ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस का थ्योरम लगता है। क्या थ्योरम है पाइथागोरस का? कि जो हाइपोटेन्यूज AC है उसका अगर हम स्क्वायर करें तो वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और प्लस में बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। यही कॉन्सेप्ट है।
यहाँ से तुम क्या करो, AC का लेंथ निकाल लो। AC हम लोगों को दिया ही हुआ था क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल के उस साइड में AO का लेंथ हम लोगों को पता नहीं है, तो हम यहाँ पर AO के बदले में AO ही लिख देते हैं, ठीक है। और फिर प्लस में हमारे पास CO जो है, इसके बदले में हमने क्या लिखा है, x ले लिया है, तो यहाँ पर CO का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर हो जाएगा। अब एक काम करो, तुम ना इस x को इधर भेज दो, ये 5 का स्क्वायर तुम्हारा 25 हो जाएगा, और फिर ये x का स्क्वायर इधर आकर के माइनस में x का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में AO का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि जो AO है जिसका मुझे लेंथ फाइंड करना है वो 25 माइनस में एक्स स्क्वायर है। इसको एक छोटे से डब्बे में ऐसे क्लोज करके इक्वेशन नंबर 1 नाम दे करके छोड़ दो, क्योंकि इसके आगे तो ये अभी सॉल्व हो नहीं रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वगैरह फॉर्मूला लग जा रहा है, लेकिन कोई मतलब नहीं लगाने से। हम लोग AO इक्वल टू 25 माइनस में एक्स स्क्वायर लिख करके छोड़ देंगे। अब दूसरा काम क्या करेंगे, तो दूसरा काम अब हम इधर वाले ट्रायंगल के साथ करेंगे। ये जो हमारा ट्रायंगल AOD है, अब इस वाले ट्रायंगल को देखो, इन ट्रायंगल AOD, इन ट्रायंगल AOD, तो ट्रायंगल AOD में भी वही चीज़ हो रहा है। जो AD है ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, AO परपेंडिकुलर है, और OD जो है वो हमारा बेस है। तो यहाँ पर भी वही लिखोगे कि हमारा जो AD का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो इक्वल है AO का स्क्वायर और प्लस में OD का स्क्वायर के। AD हम लोगों को 3 दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर लिख लेंगे। AO का लेंथ हमको पता नहीं है, फिर अच्छा यहाँ पर भी हमने स्क्वायर के बदले में ये गलती लिख दिया है, यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा हमारे पास AO का स्क्वायर और प्लस में OD का स्क्वायर है। तो OD का लेंथ हमने कितना लिखा है भैया, देखो OD या DO एक ही चीज़ है, 4 माइनस एक्स है, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब तुम एक काम करो, यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है ना A माइनस बी वाला, फॉर्मूला लगा कर इसको सॉल्व कर लो, आधा काम पहले ही कर लेते हैं। ये 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में हमारा AO का स्क्वायर है, और प्लस में A का स्क्वायर हो जाएगा 16, फिर प्लस में B का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि x का स्क्वायर, फिर माइनस में 2AB होता है, तो 2 का 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा, और ये x उतर जाएगा। तो फाइनली हमारे पास अगर मैं इन सबको इधर ट्रांसफ़र कर दूं तो ये 9 हो रहा है, ये 16 इधर आकर के माइनस का 16 हो रहा है, फिर ये माइनस का x स्क्वायर हो जा रहा है ये वाला, और फिर ये माइनस का जो 8x था इधर आकर के प्लस का 8x हो जाएगा, और इक्वल के उस साइड में सिर्फ और सिर्फ AO का स्क्वायर बचेगा, क्योंकि मुझे AO का ही लेंथ चाहिए। तो यहाँ पर जैसे मैंने AO के हिसाब से इक्वेशन बनाया था, वैसे यहाँ पर भी मैं वही काम कर रहा हूँ, AO के हिसाब से इक्वेशन बना रहा हूँ। तो ये दोनों हमारे सब्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, 16 में से 9 माइनस होगा तो हमारे पास माइनस का 7 निकल करके आ जाएगा, फिर ये माइनस में x का स्क्वायर है, और फिर प्लस का हमारे पास 8x है, इक्वल के उस साइड में AO का स्क्वायर है। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। इसको भी तुम चाहो तो ऐसे डब्बे में क्लोज कर सकते हो। अब बोलोगे सर इससे फ़ायदा क्या हुआ, इतना जो आपने मेहनत करवाया हम लोगों से, इससे आखिर फ़ायदा का होइल बानी। तो देखो बच्चा लोग, इधर भी हमारे पास AO का स्क्वायर आ गया राइट में, यहाँ पर भी AO का स्क्वायर आ गया राइट में। तो हमारा अगर राइट वाला पार्ट इक्वल है तो लेफ्ट वाला भी क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि बीच में इक्वल की साइन लगी हुई है। ध्यान से देख लो, ये हमने यूक्लिड वाले ज्योमेट्री में ही पढ़ा था। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखेंगे कि राइट इक्वल है तो लेफ्ट इक्वल होगा, बस शॉर्टकट में अब 9th के लेवल के हिसाब से तुम लिखोगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, हमारा जो इक्वेशन 1 और 2 है वहाँ से हमको ये समझ में आ गया कि हमारे पास लेफ्ट वाला जो पार्ट होगा ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये इक्वल होगा। तो हम लोग लिख देते हैं कि हमारा जो 25 माइनस में एक्स स्क्वायर है इक्वेशन नंबर 1 में, वो इक्वल होगा इक्वेशन नंबर 2 के इस वाले के, यानी कि -7 माइनस में एक्स का स्क्वायर प्लस में 8x के। ठीक, अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ से हमारा x का वैल्यू निकल करके आएगा। देखो कैसे हम लोग x वाले को उधर ही रहने देते हैं, बाकी सबको इधर ले आते हैं। तो ये 25 हो गया, माइनस वाला 7 इधर आकर के प्लस का 7 हो जाएगा, फिर माइनस का x स्क्वायर है, ये माइनस वाला x स्क्वायर इधर आकर के प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में 8x बचेगा। पहले तो ये माइनस वाला और प्लस वाला x स्क्वायर को कैंसिल कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो तो हमारा 32 निकल करके आ रहा है, इक्वल के उस साइड में हमारे पास 8x है, हम 8 को ट्रांसफर कर देते हैं तो 32 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू x हो जाएगा, यानी कि कट होकर के ये 4 टाइम पे कट होगा, 8 चौके 32 होता है। तो x का जो वैल्यू निकल करके आ गया वो हमारा 4 निकल करके आ गया। और अगर x का वैल्यू निकल करके आ गया बेटा तो AO का वैल्यू निकल जाएगा, चाहे तुम इक्वेशन 1 का यूज़ कर लो चाहे इक्वेशन 2 का यूज़ कर लो। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। मैं इक्वेशन 1 का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो छोटा है। तो इक्वेशन 1 में हमारा AO का स्क्वायर है, इक्वल के उस साइड में 25 और माइनस में x का स्क्वायर है, तो वो हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से AO का स्क्वायर निकल जाएगा कितना, ये हो जाएगा 25 माइनस में 16 यानी कि 9 निकल करके आ गया। तो AO का स्क्वायर अगर 9 है तो AO इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर 9। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर था, स्क्वायर को मैं इधर भेज दूंगा तो ये रूट में आ जाएगा नंबर, और फिर AO का जो लेंथ है वो हमारा 3 सेंटीमीटर निकल करके आ जाएगा। तो अगर AO का लेंथ 3 सेंटीमीटर है तो हैंस फाइनली हम लोगों को
क्या निकालना था, हमें तो ए बी का लेंथ चाहिए था। तो ए बी जो है वो किससे किससे मिल करके बना है, ए बी मिल करके बना है हमारे ए ओ से और प्लस में बी ओ से। और जैसा कि मैंने बताया कि ए ओ और बी ओ हमारे इक्वल हैं, ये हमने शुरू में ही लिख दिया था ना, ए ओ को इक्वल कर दिया था बी ओ के। तो यहाँ पर अब तुम क्या करोगे, लिखोगे ए बी इक्वल टू ए ओ और प्लस में ए ओ। ठीक है, बी ओ के बदले में ए ओ लिख दो क्योंकि ए ओ का लेंथ हमारे पास है। तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू 3 प्लस में 3 और 3 प्लस 3 कितना होइल बा, 3 प्लस 3 6 होइल बा। तो ए बी बबुआ हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया। समझ में आ गया लल्ला। तो इस तरीके से मेहनत करना पड़ेगा, 9th में पहुंच गया हो। हलवा पूड़ी बार बार नहीं मिलेगा। एक्सरसाइज 9.1 देख करके बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, अरे सर ये तो बहुत हलवा एक्सरसाइज लग रहा है, बहुत अच्छा चैप्टर है। तो बच्चों है चैप्टर बहुत मज़ेदार, सर्कल चैप्टर बहुत ईजी है, लेकिन तुम लोगों ने अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है ना तो आसान लगेगा। तो ये हो गया तुम्हारा पहला क्वेश्चन खत्म। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो अगले क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करते हैं इसी तरीके से, एकदम डिटेल में मैं समझाऊंगा एक एक चीज़, ताकि कहीं पर कोई गड़बड़ ना हो। देखो जो सेकंड वाला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। वैसे तो पूरा एक्सरसाइज ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेकंड वाला मैंने कई बार एग्जाम में देखा बच्चों के लिए। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इजी है पिछले वाले से। इसमें क्या बोल रहे हैं कि इफ़ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, यानी कि सर्कल के दो हमारे इक्वल कॉर्ड्स हैं और वो सर्कल के अंदर में ही एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो प्रूव दैट सेगमेंट ऑफ द वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। अब इसका क्या मतलब हुआ सर, ये जो सेगमेंट ऑफ इक्वल कॉर्ड्स लिखा हुआ है इसका आखिर मतलब क्या है, चलो डिटेल में कॉपी में फिर डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। तो देखो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, जहाँ पर एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर का नाम मैंने फिलहाल ओ रख दिया है। अब इसमें दो कॉर्ड मैंने बनाए हैं और ये दोनों जो कॉर्ड है ना वो क्वेश्चन में हमें इक्वल दिए हुए हैं कि भैया ये कॉर्ड और ये कॉर्ड इक्वल है और दोनों एक दूसरे को कट भी कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से बना, तुम कहीं और भी बना सकते हो, किसी दूसरे जगह पर भी बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर मुझे समझाने में ऐसे आपको ईजी होगी, सामने से एकदम डिटेल में चीज़ें दिखेंगी। उल्टा बना देता तो बार बार कॉपी उल्टा करना पड़ता, इसीलिए मैंने इस तरीके से डायग्राम बनाया है। ठीक है, अब ये दोनों कॉर्ड जो है वो हमारे इक्वल हैं, तो इसको लिख लो कि अच्छा इसका नाम क्या रख दूँ मैं, मान लो एक का नाम मैं ए बी रख देता हूँ और दूसरे वाले का नाम मैं यहाँ पर सी डी रख देता हूँ। ठीक है, तो ए बी और सी डी, लेट ए बी जो है वो इक्वल है सी डी के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं इस वाले पॉइंट पर, तो इस वाले पॉइंट का भी कुछ नाम रखना है अपने को। तो इस वाले पॉइंट का हम लोग नाम क्या रख दें, मान लो फिलहाल के लिए मैं एक्स रख देता हूँ इस वाले पॉइंट का नाम, ये जो हमारा पॉइंट है फिलहाल इसका नाम मैंने एक्स रख दिया। तो ये इंटरसेक्ट कहाँ पर हो रहे हैं, लेट ए बी एंड सी डी आर जो इक्वल हैं वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इंटरसेक्ट कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो एट एक्स। ठीक है, ये पॉइंट एक्स पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अब हमें क्वेश्चन बोला क्या है कि जो सेगमेंट हमारे बन रहे हैं ना इंटरसेक्ट होने से, वो सेगमेंट्स आपस में इक्वल होंगे, मतलब कि ए से लेकर के एक्स तक और सी से लेकर के एक्स तक, ये वाली जो साइड ए एक्स और ये सी एक्स है ये हमें इक्वल प्रूव करना है। और उसी तरीके से ये वाला जो साइड हमारा बना है बी एक्स और इधर से जो साइड हमारा डी एक्स दिख रहा है तुम लोगों को, जो लाइन सेगमेंट जो दिख रही है डी एक्स, हमें इसे आपस में प्रूव करना है कि ये इक्वल है। तो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है भाई, टू प्रूव में लिखोगे कि हमें प्रूव करना है ए एक्स इक्वल है सी एक्स के, और साथ ही साथ हमें ये भी प्रूव करना है कि जो बी एक्स है वो इक्वल है डी एक्स के। ठीक है, बी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स। क्लियर, बुझा गया इतना समझ में आ गया। अब ये सब काम हम कैसे करने वाले हैं वो समझो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन करेंगे, यानी कि एक लाइन ऐसा ड्रॉ करेंगे जो इस कॉर्ड के ऊपर एकदम परपेंडिकुलर आ रहा हो। तो यहाँ पर एक लाइन ऐसे बना दो, ये मैंने सर्कल के सेंटर से एक सीधी लाइन बनाई और ये लाइन मैंने कुछ इस तरीके से बनाई है कि ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस वाले पॉइंट का भी कुछ नाम रख देते हैं, जैसे फिलहाल के लिए मैं इसका नाम मान लो एम रख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया। ये भी लिखना पड़ेगा एग्जाम में, अगर तुम कुछ चीज़ बना रहे हो तो जो चीज़ दिया हुआ है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बना रहे हो जरूर लिखना। तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास हमने बनाया ओ एम जो कि परपेंडिकुलर था ए बी के ऊपर। ठीक है, ओ एम क्या है, ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। और उसी तरीके से जो इधर वाला हमारा लाइन है ना, इसमें भी हम लोग एक काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन इसी तरीके से कर देते हैं। हम लोग यहाँ पर ओ से लेकर के एक लाइन ऐसे बनाया हमने, इसका नाम रख देते हैं एन है। ये हमारा क्या है भाई, एन है, और हमने ओ एन बनाया है और ये भी हमारा परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर। ठीक है, और इससे होगा क्या कि अगर हमारे पास सर्कल के सेंटर से हमने परपेंडिकुलर लाइन बना दिया, अगर हमने सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन बनाई किसी भी कॉर्ड के ऊपर, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। तो यहाँ पर वही हम लिखेंगे। अब प्रूफ वाले पार्ट में आ जाओ, प्रूफ वाले पार्ट में आ जाओ कि भैया हमारा ओ एम अगर परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, तो इसका मतलब ए एम और ये जो बी एम होगा वो इक्वल होगा। क्या होगा, ए एम इक्वल हो जाएगा बी एम के। और उसी तरीके से अच्छा ये दोनों इक्वल जो हो रहे हैं ये कितने बड़े बड़े हैं, तो ये भैया ए बी का हाफ है।
ये जो ए एम और बी एम हमने जिसको इक्वल लिखा है, ये इक्वल क्यों हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? क्योंकि दोनों ए बी के हाफ हैं। ए बी का हाफ ए एम भी है और ए बी का हाफ बी एम भी है, तो इसको भी यहाँ पर मेंशन कर दो, इससे आगे हम लोगों को थोड़ा सा एक काम करने में आसानी होगा। और उसी तरीके से इधर जो हमने परपेंडिकुलर लाइन सी एन बनाया है ये सी डी के ऊपर, तो इससे क्या होगा, नहीं सॉरी ओ एन बनाया है सी डी के ऊपर, तो इससे होगा ये कि जो सी एन है और ये जो डी एन है ये भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम कि जो सी एन है वो इक्वल है डी एन के, ठीक है। और सी एन और डी एन जो इक्वल हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये सी डी के हाफ हैं, तो सी डी के हाफ को लिखो सी डी डिवाइड बाई 2, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा भाई? अब इतना हम लोगों को लिखने से फ़ायदा क्या हुआ वो देखो। अब हम लिखेंगे लेकिन हमें पता तो ये है कि हमारा ए बी और सी डी इक्वल है, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कि ए बी और सी डी भैया आपस में इक्वल है। तो अगर ए बी और सी डी इक्वल है तो ए बी का जो आधा होगा वो भी तो इक्वल होगा सी डी के हाफ के, यानी कि अगर मैं ए बी को डिवाइड कर दूँ 2 से और सी डी को डिवाइड कर दूँ 2 से तो वो भी इक्वल होगा। तो अगर ए बी और सी डी इक्वल है और हाफ ऑफ ए बी और हाफ ऑफ सी डी इक्वल है, इसका मतलब हमारा ये वाला और ये वाला भी इक्वल होगा, ये और ये भी इक्वल होगा, क्योंकि हाफ ऑफ ए बी का मतलब ए एम है और हाफ ऑफ सी डी का मतलब सी एन है। उसी तरीके से हाफ ऑफ ए बी का मतलब बी एम है और हाफ ऑफ सी डी का मतलब हमारा डी एन है। तो यहाँ पर तुम लिखोगे इसलिए हमारा जो ए एम होगा वो इक्वल हो जाएगा सी एन के और बी एम जो है वो हमारा इक्वल हो जाएगा डी एन के। और इसे तुम लोग फिलहाल नाम दे दोगे इक्वेशन नंबर 1। ये जो हमने भी इसे कंप्लीट किया ना, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इसका हम लोग आगे यूज़ करेंगे। हमारा जो ए एम है वो सी एन के इक्वल है और उसी तरीके से जो हमने नीचे बी एम लिखा हुआ है वो इसके डी एन के इक्वल है। अब हम इसका यूज़ कहाँ पर करने वाले हैं वो बाद में बताऊँगा। फिलहाल तुम लोग ये देखो कि हमारे पास अगर ना इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। देखो कुछ इस तरीके से, एक इधर ट्रायंगल बन जाएगा, एक इधर ट्रायंगल बन जाएगा। और हम इन दोनों ट्रायंगल को बहुत आसानी से वो कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं। और अगर दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए, अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो हमारे पास ना ये वाली जो साइड एम एक्स है, ये वाला साइड एम एक्स और इधर का ये जो साइड एन एक्स है ये इक्वल हो जाएगा सी पी सी टी से, और हमें वही चाहिए। अगर हमने एम एक्स और एन एक्स को इक्वल कर दिया ना तो जो प्रूफ करना था वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो अब पहले तो इन दोनों को तुम लोग जल्दी से ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर दो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब इन ट्रायंगल एम ओ एक्स, जो हमारा ट्रायंगल एम ओ एक्स है और जो दूसरा ट्रायंगल है जिसका नाम हम लोग एन ओ एक्स रख सकते हैं, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या क्या चीज़ें इक्वल हैं। तो पहला तो यहाँ देखो एम वाला एंगल और ये जो एन वाला एंगल है दोनों 90 डिग्री का है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा एंगल एम है और इधर जो हमारा एंगल एन है दोनों 90 डिग्री का है, तो ईच 90 डिग्री। दूसरी चीज़ क्या इक्वल है? तो दूसरी चीज़ हमारे पास ये जो ओ एक्स है, ये वाला जो लाइन ओ एक्स तुम लोगों को दिख रहा है ये इधर भी आ रहा है और इधर भी, दोनों ट्रायंगल में काम कर रहा है, कॉमन वाला साइड है। तो वो लिख दो कि जो ओ एक्स है वो इधर भी है और ये हमारा कॉमन वाला साइड है, तो कॉमन साइड तो इक्वल ही होता है या कॉमन एंगल। तो ये दूसरा चीज़ हो गया। तीसरी चीज़ देखो बेटा, जो ओ एम और ये ओ एन है ना ये भी इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा वो समझ लो। क्या होता है ना कि कभी भी जो सर्कल के कॉर्ड होते हैं अगर वो इक्वल है ना तो सर्कल के सेंटर से उनकी डिस्टेंस भी इक्वल होती है। सर्कल के सेंटर से अगर मैं दूरी निकालूँ ए बी का तो ये दूरी ओ एम कहलाएगा, और अगर सर्कल के सेंटर से मैं दूरी निकालूँ सी डी का तो वो डिस्टेंस हमारा ओ एन कहलाएगा। तो अगर सर्कल के कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनकी जो दूरी होती है सेंटर से वो भी इक्वल होती है। तो ये भी हम लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारा जो ओ एम है या एम ओ ये इक्वल है हमारे ओ एन के, और इसका रीज़न भी डिटेल में ही लिख दो यहाँ पर तुम लोग कि इक्वल जो हमारे होते हैं भाई, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस, ये हमारे इक्वी डिस्टेंस होते हैं, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, ठीक है। सेंटर से उनकी जो दूरी होती है वो इक्वल होती है। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। तो अब इससे हुआ क्या कि इस ट्रायंगल का हमने एक 90 डिग्री का एंगल लिया, एक हमने हाइपोटेन्यूज लिया और एक हमने साइड ले लिया। तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड वाले रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो फाइनली हमारा जो ट्रायंगल एम ओ एक्स है वो यहाँ पर कॉन्ग्रेंट हो जाएगा हमारे ट्रायंगल एन ओ एक्स के। और रूल हमने कौन सा लगाया है? तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड वाला रूल लगाया है, तो वो भी हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर हमारे पास दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगा तो एम एक्स और एन एक्स भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर तुम लिखो कि जो हमारा एम एक्स होगा वो इक्वल हो जाएगा एन एक्स के, और इसका रीज़न वही सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। बस काम खत्म। ये इक्वेशन नंबर, इसका तुम नाम बस 2 दे दो। तुम अब क्या करोगे? 2 काम करोगे। हमें क्या करना था, ये ए से लेकर के यहाँ तक ये जो हमारा पॉइंट बना हुआ है एक्स, हमें ए एक्स को और इधर से सी एक्स को इक्वल करना था ना।
हमें पता है ए एम और सी एन इक्वल है, देखो यहाँ पर हमने लिखा है ए एम और सी एन इक्वल है। तो अब हम लोग ए एम और सी एन में इधर से एम एक्स को और इधर से एन एक्स को ऐड कर देते हैं, क्योंकि एम एक्स और एन एक्स भी आपस में इक्वल है, तो इक्वल में इक्वल ऐड किया जा सकता है, तो हमारा जो होल आएगा वो भी इक्वल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। तुम यहाँ पे लिखो ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अगर हम 1 और 2 को आपस में ऐड करते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होने वाला है, 1 वाले में ये नीचे वाले को यूज़ नहीं करना, ऊपर वाले को यूज़ करो, या फिर तुम चाहो तो इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो और इसको इक्वेशन 3 भी नाम दे सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जो ए एम है उसमें ये एम एक्स को ऐड कर रहा हूँ, और इक्वल के उस साइड में जो सी एन है उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ किसे, उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ ये एन एक्स को। तो ऐड करने से क्या होगा, ए एम और एम एक्स मिल करके ए एम और एम एक्स मिल करके ए एक्स बना देंगे, और वैसे ही इधर हमारा सी एक्स बन जाएगा। तो यहाँ पर तुम लिखो ए एक्स इक्वल हो गया सी एक्स के, यही तो हम लोगों को प्रूव करना था बच्चों, ए एक्स और सी एक्स को तो इक्वल प्रूव करना था, देखो यहाँ पर हमने लिखा भी था। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। उसी तरीके से तुम सेकंड वाले पार्ट को करोगे, सेकंड वाले में हमें ये जो बी एक्स और जो डी एक्स है उसे हमें इक्वल करना है ना, तो उसके लिए तुम बी एम में से, यानी ये जो बी एम हमारा है उसमें से एम एक्स को माइनस कर दो, ठीक है, यानी कि ये जो हमारा बी एम और डी एन है ना उसमें से ये वाला माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा जो बी एम है उसमें से माइनस हो जाएगा एम एक्स, और इक्वल के उस साइड में जो डी एन है उसमें से माइनस हो जाएगा एन एक्स, और जब ये माइनस होगा तो हमारे पास इधर आ जाएगा बी एक्स और इधर हमारा आ जाएगा डी एक्स, और यही हम लोगों को प्रूव करना था। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप तुम लोगों को डिटेल में एकदम मैंने अच्छे से समझा दिया होगा कि कैसे पहले वाले क्वेश्चन और दूसरे वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। अगर अभी भी कोनो डाउट है मेरा बच्चा पार्टी, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, टेलीग्राम खुला हुआ है, टेलीग्राम पे ज़्यादा मैं एक्टिव रहता हूँ, या फिर वहाँ पर बच्चे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तुम वहाँ पर अपने डाउट हमसे डिस्कस कर सकते हो। जो लिंक है टेलीग्राम का वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और मैंने वहाँ पर जो शुरू पेज में तुमने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 1 के पास, वहाँ पर मैंने लिख करके भी दिया था। ये वाला हमारा टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल है, तुम लोग टेलीग्राम पे जा करके ये सर्च करना ऑफिशियल एमडी सर, तो भी तुम्हें हमारा चैनल मिल जाएगा। उसमें नोट्स भी मिल जाएंगे, जो मैं इतना पढ़ा रहा हूँ ना, ये सारे नोट्स तुम लोगों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो चलो, ये तो हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं वो क्या दिया हुआ है। तो देखो, जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ना, अगर तुमने सेकंड वाले में मेहनत कर लिया, यानी सेकंड वाले को ध्यान से समझ लिया, तो थर्ड वाले में तुम्हें फिर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा, बहुत आसान है, एकदम सेम टू सेम उसी का कॉपी है, या कह लो उसका आधा है। ये वाले में तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ा, इसमें उससे भी कम मेहनत करना पड़ेगा, और वही चीज़ें करनी पड़ेंगी जो यहाँ पर की हैं। तो एकदम सिंपल टाइप से क्वेश्चन है। इसमें कहा क्या रहा है कि इफ़ दो इक्वल कॉर्ड्स हमारे पास हैं सर्कल के, वो इंटरसेक्ट होते हैं सर्कल के अंदर, जैसे वहाँ पर हो रहे थे, तो प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विथ द कॉर्ड। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर एंगल को इक्वल करना है। चलो समझाता हूँ क्या इक्वल करने के लिए बोला है हमसे। तो देखो, सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह डायग्राम बना लेना। यहाँ पर मैंने एक चीज़ छोड़ दिया है, ध्यान दो क्या छोड़ा है मैंने यहाँ पर जो पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना दोनों कॉर्ड, उस वाले पॉइंट का नाम यहाँ पर मैंने एक्स लिखना भूल गया हूँ, भूला क्या हूँ, तुम्हारे लिए बचा कर रखा हूँ। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो मैंने यहाँ पर नहीं बनाया है, जो पिछली बार मैंने बनाया था। क्या बनाया था मैंने लास्ट में, मैंने तुम लोग से बोला था ना कि ओ से एक्स को मिला दो तो दो ट्रायंगल बन जाएगा। यहाँ पर वही बोल रहा है हमसे, ध्यान से समझो क्वेश्चन में बोला क्या। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें सुनाता हूँ कि प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा है, इससे बनने वाली लाइन टू द सेंटर, यानी कि इससे और सेंटर से जो मिल करके जो लाइन हमारा बनेगा, ये लाइन क्या कर रहा है, तो मेक्स इक्वल एंगल विथ द कॉर्ड। ये वाली जो लाइन है ना, ये कॉर्ड्स के साथ इक्वल एंगल बना रही है। तो ये लाइन कॉर्ड इस वाले कॉर्ड के साथ कहाँ पर एंगल बना रहा है, यहाँ पर एंगल बना रहा है इधर, और ये वाला लाइन इस वाले कॉर्ड के साथ कहाँ पर एंगल बना रहा है, तो ये वाला एंगल बना रहा है। तो मुझे इन दोनों एंगल को ही इक्वल करना है बच्चों। मान लो इसका नाम मैं 1 रख देता हूँ, इसका नाम 2 रख देता हूँ। सेम टू सेम बाकी चीज़ें तुम्हें क्वेश्चन नंबर 2 की तरह यहाँ पर कॉपी पेस्ट मार लेनी है, जो मैंने वहाँ पर लिखा था वो सब यहाँ पर लिख लोगे शुरू में। और इस बार प्रूव क्या करना है वो लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, कि हमें इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या प्रूव करने के लिए दिया है। तो ये क्वेश्चन एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 को हमें इक्वल करना है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तुम इसका नाम अगर 1 2 नहीं रखोगे तो तुम्हें फिर बड़ा सा नाम रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर मान लो अगर मैं इसमें फिर से वही OM लिख देता हूँ इधर, और पिछले बार की तरह यहाँ पर भी मैं ON लिख देता हूँ, तो फिर M और फिर X और फिर O, या OXM, ये वाला एंगल का नाम होगा, इसका नाम OXN हो जाएगा। तो इससे नाम लिखने में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने 1 और 2 नंबरिंग कर दिया। तुम भी ऐसे एग्जाम में कर सकते हो, ठीक
ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, बस सिंपल पिछले बार की तरह दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो। सेम टू सेम बोला तो मैंने कि जो तुमने वहाँ पर काम किया है ना, अगर वो सीख लिया, वो समझ लिया, तो इसमें कुछ अलग से समझने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी लिखो इन ट्रायंगल, हमारा जो ट्रायंगल एम ओ एक्स है, जो हमारा ट्रायंगल एम ओ एक्स है और दूसरा हमारा जो ट्रायंगल एन ओ एक्स है, दोनों के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो वही चीज़ जो पहले हमने लिखा था कि हमारा एंगल एम इक्वल है हमारे एंगल नंबर एन के, क्योंकि दोनों हमारे 90 डिग्री के हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ये वाला जो ओ एक्स है, ये इधर भी है और इधर भी है, तो दोनों में ये हमारा कॉमन वाला साइड आ रहा है, तो कॉमन वाला साइड इक्वल होता है सेम टू सेम पिछली बार की तरह ही। और उसी तरीके से जो ओ एम और ओ एन है वो भी इक्वल हो जाएगा, तो ओ एम इक्वल टू ओ एन, और जो मैंने रीजन पिछले बार लिखा था सेम वही वाला रीजन यहाँ पर उतार देना। ठीक है, यहाँ पर मैं छोटा सा लिख देता हूँ, सेम एज क्वेश्चन 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल फिर से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल हमारा जो एम ओ एक्स है वो ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एन ओ एक्स के, और जो रूल है वही वाला रूल, आर एच एस वाला रूल यहाँ पर भी लग रहा है। और अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल 1 और 2 तो इक्वल हो जाएगा CPCT से। तो एंगल नंबर 1 इज इक्वल टू एंगल नंबर 2 बाई CPCT। देखो मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऊपर में जो हमने कंस्ट्रक्शन वगैरह किया वो सब मैंने नहीं लिखा है पिछले क्वेश्चन की तरह, तो तुम लोग वो सब चीज़ों को लिख लेना। सारी चीज़ों को लिखने की जरूरत नहीं है, वो सब मत लिखना कि हमारे पास जो ए बी हमें प्रूव करना है AX इक्वल टू BX, वो सब मत लिखना। बस जो ट्रायंगल्स के लिए मैंने चीज़ों को लिखा था वो चीज़ों को बस लिख लेना और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। और मेरे हिसाब से इस वीडियो में इतना सीखना तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। अब तुम लोग थक भी गया होगे, थोड़ा सा ब्रेक ले लो और ब्रेक लेकर के आओ, तो अगला वीडियो रेडी है, चिंता ना करो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो का, ऊपर आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा, जहाँ से देखना चाहो वहाँ से देख सकते हो। ठीक है बच्चा पार्टी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर तुम्हें डिटेल में और ज़्यादा मेरे साथ पढ़ना है, तुम्हें अगर समझ में चीज़ें नहीं आ रही हैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से, तो तुम लोग मेरा आरएम बैच ज्वाइन कर सकते हो। उसका भी हमने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वो लाइव बैच है और वहाँ पर हमने सिलेबस तो कंप्लीट करा दिया है, अब रिवीजन शुरू होने वाला है, तो जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, MD सर कूपन कोड अप्लाई करना, MDSIR जो हमारे चैनल का नेम है वही कूपन कोड है वहाँ पर, उससे तुम्हें 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू वंस अगेन।